वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने चैप्टर 18 फिनिश कर लिया था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स से मुराद ये है कि वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स द मॉडर्न फिज़िक्स। आज नहीं, इट वाज बैक इन 1900। तो 1900 में ऐसा क्या हुआ था कि क्लासिकल और मॉडर्न दो टर्म्स डिफ़ाइन कर दी गई थी। तो इनफैक्ट 1900 के अंदर मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दी थी और उसने कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन साथ एक्सप्लेन किया। उसी की बेसिस पर उसकी थ्योरी मैक्स प्लांक्स इक्वेशन भी थी E=hf। शायद कहीं आपने नाम सुन रखा हो, बट एक्सप्लेनेशन इसी चैप्टर में इसकी मिलती है। असल में था क्या कि आपको हमें इतना ज़्यादा चेंज लाना पड़ रहा था क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। तो वन ऑफ देम के एटम का जो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ रखा है कहीं केमिस्ट्री 9th क्लास में, उसमें आपने ये सीखा था कि इट इज़ कॉन्टीन्यूस, नॉट अ कॉन्टीन्यूस पैटर्न, इट इज़ अ डिस्क्रीट पैटर्न, क्वांटाइज टाइप होता है। ये वर्डिंग आपने पढ़ी, शायद इनके मतलब आपको भी ना पता हो। तो उसमें ये था कि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली अमाउंट में रेडिएट नहीं होती बल्कि स्टेप बाय स्टेप रेडिएट होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लासिकल फिज़िक्स की सूरत एक्सप्लेन नहीं थी कर पा रही। तो यहाँ पर एक थ्योरी की ज़रूरत थी, किसी ऐसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी कि हम जो चीज़ मिस कर रहे हैं हमें वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सा वो पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हम मिस कर रहे थे कि वाई एटम हैव अ क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम तो या डिसकॉन्टीन्यूस। तो वो स्पेक्ट्रम गेन करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। एक एक्सपेरिमेंट था वो क्लासिकल फ़िज़िक्स का ही, लेकिन उसको भी पूरा क्लासिकल फ़िज़िक्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। दैट वाज द एक्सपेरिमेंट अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। यही टॉपिक ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको नेक्स्ट फोटॉन तक रसाई मिलेगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इनफैक्ट द फोटॉन इज़। फोटॉन इनफैक्ट आपको पता ही है थोड़ा बहुत कि इट्स अ बीम ऑफ लाइट कह लें, या आप एनर्जी का छोटा पैकेट है जिसके अंदर वो लाइट ट्रैवल करती है। बीम ऑफ लाइट जब ट्रैवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, दैट पैकेट इज़ कॉल्ड फोटॉन। वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फोटो, लाइट। ठीक है। सो इससे पहले कि हम आगे चलें, थोड़ा सा मैं आपको कलर्स का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने पहले भी पढ़ रखा है, व्हाट इज़ द कलर? ब्लू। ये एक ब्लू कलर है, लेकिन वाई इट अपीयर्स ब्लू? तो इसके पीछे बिल्कुल एक सिंपल सा आंसर है कि जब इस पर वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो ये तमाम तर कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। सो इट बिहेव्स लाइक एन एब्जॉर्बर। और साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ चीज़ों को अपने अंदर से रेडिएट भी कुछ रेडिएशंस को कर रहा है। जब ये अपने अंदर से रेडिएशंस को रेडिएट करता है तो किस कलर में कर रहा है? इट रेडिएट्स ब्लू। तो इस वजह से हमें ब्लू कलर का नज़र आता है। लेकिन सिर्फ ब्लू भी रेडिएट नहीं कर रहा। मतलब अगर किसी चीज़ का कलर रेड अपेयर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तमाम तर उसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, अब वो रेड सबसे ज़्यादा रेडिएट कर रहा है। रेडिएट सारे कर रहा है, ठीक है, रेडिएट सारी एनर्जीज़ को कर रहा होगा ऑलमोस्ट, लेकिन उनमें से सबसे प्रोमिनेंट कौन सी होगी? रेड। तो इस वजह से वो चीज़ हमें रेड अपेयर हो जाती है। व्हाट इज़ ब्लैक? ब्लैक इज़ नॉट अ कलर। ब्लैक कलर नहीं है। ब्लैक इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट। जब कोई भी कलर, कोई सरफेस, कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं करती, इट अपीयर्स ब्लैक। व्हाट इज़ वाइट? जब ये सारे के सारे कलर्स इक्वली एक फिक्स प्रोपोर्शन में एमिट हों, देन द सरफेस अपीयर्स वाइट। तो वाइट इनफैक्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स, वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो सारी की सारी जो पूरी स्ट्रीम है वो पूरी की पूरी यहाँ से एमिट हो रही है। सो दिस सरफेस अपीयर्स टू यू एज वाइट। व्हाट इज़ दिस? ब्लैक। ब्लैक इज़ नॉट अ कलर। ब्लैक इज़ जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। कि उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दैट सरफेस अपीयर्स ब्लैक, कि वो रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करती, नज़र ही कुछ नहीं आता। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, एक लाइन मैंने बोली जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब आपको कोई चीज़ रेड, ब्लू या किसी भी कलर में नज़र आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही कलर एमिट हो रहा है। मुमकिन है और भी रेडिएशंस हों, लेकिन उनमें से प्रोमिनेंट वही है जो कलर आपको नज़र आ रहा है। इसकी एग्जांपल आगे चल के मज़ीद देते हैं। हम इस कलर को यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो कलर इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल।
आगे चलें. सपोज आई हैव अ कप ऑफ टी in the middle of this room. अब cup of tea, it's very hot. So होगा क्या, ये अपने अंदर से हीट रेडिएट करेगा टेम्परेचर और रूम के अंदर. ये इसके अंदर से हीट रेडिएट होगी, निकलेगी और कहाँ एंटर होगी, रूम के अंदर. मीनवाइल रूम भी इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है. इन्वायरमेंट इस कप को रेडिएशन प्रोवाइड करेगा, कप इन्वायरमेंट को रेडिएशन प्रोवाइड करेगा. हायर टेम्परेचर किसका है, कप और द इन्वायरमेंट. ऑब्वियसली कप, यहाँ पर टेम्परेचर हायर है. सो यहाँ पर जो रेडिएशन निकल रही होंगी, एमिशन जिनकी हो रही होगी, उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जबकि जो एब्जॉर्ब हो रही होंगी रेडिएशंस, उनकी अमाउंट क्या होगी, कम. और यूँ थोड़ी देर अगर ऐसा सिलसिला चलता रहे कि एक चीज़ में से रेडिएशन निकल ज़्यादा रही हैं, एंटर उसमें कम हो रही हैं, तो थोड़ी देर बाद एक ऐसा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा जब दोनों बॉडीज़ के दरमियान में टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा. ऑब्वियसली ये जो इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, ये किस फॉर्म में होंगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ट्रैवल करती है. और यस, इंफ्रारेड आप कह लें, कोई भी रेडिएशन हो सकती है. मैं कह देता हूँ इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है उस कप में से. सारी बात है, आप उस कप के करीब अपने हाथ रखें, आपको भी टेम्परेचर फील होता है. टच ना बेशक करें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रख कर लें, यू विल फील द हीट. वो हीट आप तक कैसे पहुँच रही है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. इसका मतलब वो रेडिएट कर रही है. और फिर हम जानते हैं कि थोड़ी देर उस कप को हम पड़ा रहने दें, व्हाट विल हैपन, होगा ये कप के अंदर वो लिक्विड वो ठंडे हो जाएगा. जब वो कूल डाउन होगा तो हुआ क्या है, असल में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर गया होगा, कप का टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ गया होगा, और दोनों आपस में एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे सेटल डाउन हो गए होंगे. तो आपने इन अ सेंस यहाँ पे जो चीज़ अटेन की, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम आज तक आपने ये पढ़ रखा था कि जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, दे आर इन अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. यस, थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे से देख लेते हैं कि अगर कोई बॉडी जितनी हीट अपने अंदर से रेडिएट कर रही है, उतनी ही हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है. मतलब एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, then the body is said to be in thermal equilibrium. और any state of equilibrium आप कह सकते हैं कि रेडिएशंस के केस में वो इक्विलिब्रियम में. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव एन आइस क्यूब. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ द इनवर्स विल हैपन. अगर मेरे पास एक आइस क्यूब हो तो उसको अगर हम यहाँ पर यूँ रखें, नाउ इट्स इनवर्स विल हैपन कि अब बजाय इसके कि आइस का टेम्परेचर चेंज बिल्कुल होगा. आइस का टेम्परेचर क्या होगा, पहले हो ये रहा था कि कप रेडिएट करता था ज़्यादा अमाउंट एनवायरनमेंट के अंदर, जबकि एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड कर रहा था कप को वो बहुत कम था. सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, एनवायरनमेंट इस आइस क्यूब को रेडिएशंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ हायर, टेम्परेचर ऑफ द आइस इज़ लेसर. ये भी रेडिएशन शो तो करेगा लेकिन कम करेगा. व्हाट विल हैपन, होगा ये जो रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और आइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इट मेल्ट्स डाउन. और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, और थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाने पर जितनी रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही रेडिएशंस को ये एमिट कर रहा होगा, उनको रेडिएट कर रहा होगा. नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी. व्हाट इज़ अ ह्यूमन बॉडी? वी आर ऑल्सो सेम. इस केस में हम भी इन्हीं जैसे हैं. मतलब हमारी बॉडी में से भी
हर वक्त रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करते हैं। हमारा केस ऑलमोस्ट कप वाला है, लेकिन 100% वैसे का नहीं है, क्योंकि कप थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और वो किसी सूरत में उस टेम्परेचर को ड्रॉप नहीं होने देते। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन पे कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट। बस आपकी बॉडी भी उसी तरह हीट को रेडिएट करती है। कभी हीट निकलती नज़र आई अपनी बॉडी में से? नेवर। रेडिएशंस कौन सी हैं? इंफ्रारेड। नज़र क्यों नहीं आती? यू डोंट हैव सच डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट देम। हमारे पास ऐसे डिटेक्टर्स नहीं है जो कि इन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट एग्जांपल सन। और यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एट ए टाइम एक तरह की रेडिएशंस एमिट नहीं हो रही होती। व्हाट इज़ सन? सूरज अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। सूरज में से निकलने वाली लाइट, बेसिक कलर ब्राइट येलो, लेकिन सिर्फ सन में से क्या सिर्फ ब्राइट येलो लाइट एमिट होती है? नो। सन में से आने वाली लाइट को अगर हम प्रिज्म में से पास करें तो वो प्रिज्म में से पास होने के बाद अपने 7 कलर्स के अंदर अपने सारे के सारे 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो अगर ये सारे कलर्स भी मौजूद हैं देन व्हाई सन अपीयर्स टू बी ब्राइट येलो। नेक्स्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि सन में से तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी एमिट होती हैं। यस, वी यूज़ देम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कि आजकल हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी क्रीम्स वगैरह बनाते हैं, तो इसका मतलब सन में से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी निकल रही हैं। सन के ऊपर प्रोसेस चल रहा है फ्यूजन रिएक्शन। अगर फ्यूजन रिएक्शन सन पे चल रहा है तो ऑब्वियसली फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में एक्स-रेज और गैमा रेडिएशंस भी एमिट होंगी। तो इसका मतलब सन में से एक तरह की रेडिएशंस तो नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी हमें सन ब्राइट येलो क्यों अपेयर होता है? इसका आंसर वही लाइन जो आपको शुरू पर मैंने कही कि अगर कोई बॉडी रेड अपेयर हो रहा है, इट डजेंट मीन उसमें से सिर्फ रेड लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कलर्स एमिट हो रहे हैं, लेकिन उनमें से प्रोमिनेंट कौन सा है? द ओनली द रेड वन। ठीक, उस प्रोमिनेंट इसलिए कि उसकी अमाउंट ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ ब्लू अपेयर हो रही है, इट डजेंट मीन इट्स ब्लू। उसमें से सारी की सारी लाइट्स एमिट हो रही होंगी, लेकिन उनमें से प्रोमिनेंट कौन सी होगी? द वन विच इज़ ब्लू। ठीक, तो कोई एक ऐसी होती है जो प्रोमिनेंट होती है, जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होगी और वो उसमें पोजेसिव रोल प्ले कर जाती है, लाइक इन द केस ऑफ सन। तो सारी रेडिएशन निकल रही हैं, लेकिन प्रोमिनेंट कौन सी है? ब्राइट येलो। तो सन अपेयर होता है हमें ब्राइट येलो, डजंट मीन कि सन है ही येलो। अब ऐसे भी तो स्टार्स हैं जो जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 60,000 केल्विन, इन विच कलर डू दे अपेयर? ब्लू। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या उनमें से बाकी रेडिएशन एमिट नहीं होगी? यस, दे विल एमिट द रेडिएशंस, लेकिन उनमें से प्रोमिनेंट जो सबसे ज़्यादा होगी उसका कलर डोमिनेंसी क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है इनफैक्ट वेवलेंथ के ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बात भी आपने पहले पढ़ रखी है, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड, कि आप टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाते हैं वेवलेंथ उतनी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट इसमें एक एग्ज़ाम्पल है, और वो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक पे गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम वायर को हीट करें, तो अगर प्लैटिनम वायर को हीट किया जाए, सबसे पहले आप उसका कलर वैसे आपको रूम टेम्परेचर पे मिलता है वाइट, उसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है ना। सो एट 500 डिग्री सेल्सियस प्लैटिनम अपीयर्स रेड। अब सबसे पहले जो कलर शो हुआ वो शो कौन सा हो रहा है? रेड कलर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम। इस बात का मतलब ये है कि रेड की वेवलेंथ आपको कुछ यूँ अपीयर होगी, जबकि वायलेट कलर के लिए आपको वेवलेंथ
कुछ यूँ अपेयर होगी। ये जो डिस्टेंस है इसमें आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। रेड की वेवलेंथ होती है अबाउट 700 नैनोमीटर्स, जबकि वायलेट कलर की वेवलेंथ अबाउट 400 नैनोमीटर्स। तो सबसे पहले रेड अपेयर होने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी वेवलेंथ सबसे पहले अपेयर हुई। उसका टेम्परेचर क्या था? सबसे कम। अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, यू विल नोट अ चेंज। व्हाट चेंज? जब टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, प्लैटिनम चेंजेस इट्स कलर टू चेरी रेड। चेरी रेड कलर होने का मतलब क्या है? ब्राइट रेड आ गया और वेवलेंथ पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। नेक्स्ट आप इसको मज़ीद हीट करें, दिस इज 900, उसके बाद 1100 पे इसको मज़ीद हीट करें तो 1100 डिग्री सेल्सियस पे इट अपेयर्स ऑरेंज। मज़ीद हीट करें, ऑरेंज से कलर शिफ्ट हो जाता है येलो पे, और येलो अपेयर होता है 1300 डिग्री सेल्सियस पे, इट अपेयर्स येलोइश। अब एक चीज़, एक ट्रेंड नोट करें, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद चेरी रेड की वेवलेंथ पहले से थोड़ी कम, ऑरेंज की वेवलेंथ और कम, येलो की वेवलेंथ बहुत ही कम। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ उसकी कम होती जा रही है, और फाइनली ये 1600 पे आपको वाइट कलर में अपीयर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसमें रह गई व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी को हम आइडियल एब्जॉर्बर और आइडियल रेडिएटर समझते हैं। आइडियल एब्जॉर्बर का मतलब आप जितनी भी उसके ऊपर रेडिएशंस को इंसिडेंट करेंगे इट विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ देम, और रेडिएशन आइडियल होने का मतलब कि वो अपने अंदर से फिर जब रेडिएट करेगा तब भी सारी की सारी वेवलेंथ्स को रेडिएट करेगा। तो इसके लिए हम उसको प्रिपेयर किस तरह से करते हैं? सपोज़ हमारे पास एक सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट, हम इसको अंदर से किसी तरीके से हॉलो बना लेंगे और इसकी ओपनिंग यहाँ पर रखेंगे विद अ वेरी टाइनी होल। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग है और यहीं से आप रेडिएशन इसमें इंसिडेंट करेंगे। जब रेडिएशंस यहाँ से इंसिडेंट आप करते हैं तो ये रेडिएशन इसके अंदर एंटर हुई, इधर हिट, और हर तरफ से रिफ्लेक्शन होने के बाद सारी की सारी रेडिएशंस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई। दिस इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के। अब पहले आप क्या कह रहे हैं, उसमें रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं कि आप उसमें इस तरह से सेटअप बना रखा है कि सारी की सारी रेडिएशन अंदर ही रह जाएगी, उनमें से कोई रेडिएशन इस वक्त एमिट नहीं हो सकती। और फिर जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा लें, नाउ इट्स टाइम टू रेडिएट, ये उस तमाम तर रेडिएशंस को रेडिएट भी करेगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एब्जॉर्ब किया गया था। तो ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है? जिसके अंदर जितनी हीट, जितनी रेडिएशन उसमें एब्जॉर्ब हो रही हो उतनी ही रेडिएशन उसमें से एमिट हो रही हो। सच बॉडी इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो इसी को इसको जो डिज़ाइन किया था, इसको डिज़ाइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम गुस्ताव किरचॉफ, जिसके नाम पर आपने किरचॉफ रूल्स पढ़े चैप्टर नंबर 13 के अंदर। इट वाज डिज़ाइंड इन 1860। नेक्स्ट इस पर ल्यूनर और प्रिंगशाम ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसी ब्लैक बॉडी को यूज़ करके, और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस चीज़ को सिर्फ थ्योरी की हद तक समझिएगा, आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसका आगे से जो हमने ब्लैक बॉडी को यूज़ करके रिजल्ट्स ओरिजिनेट करने हैं या फोटोन की हमने हिस्ट्री पढ़नी है, दैट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। अल्लाह हाफिज़।